Hello, welcome students in the next topic of the chapter agriculture, that is contribution of agriculture to the national economy, employment and output। तो और हमको पढ़ना है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में क्या योगदान रहा है। इसको समझने से पहले नीचे जल्दी से एक टेबल देख लीजिए, टेबल 4.1। ये आपका जीडीपी दिखा रहा है परसेंट में मेजर सेक्टर्स, जिसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस। आप इसमें टोटल जीडीपी देख रहे होंगे 66.6, 7.2, 7.6 ये टोटल जीडीपी है। अब ये हिस्सा दिखा रहा है एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना है और सर्विस सेक्टर का कितना है ना। और ये 13-14 का फिगर है, 14-15 का, 15-16 का। तो थोड़ा स्टडी करिएगा, देखिए कौन सा गिर रहा है कौन सा बढ़ रहा है। तो जीडीपी आपने पहले भी पढ़ा है क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दो इट शेयर्स द ग्रॉस डोमेस्टिक production has registered a decline trend from 1915 onwards. In 2010-11, about 52% of the total workforce was employed by the farm sectors, which makes more than half of the Indian population depending on the agriculture for sustenance. Take कहने का मतलब कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का हमेशा से बैकबोन रहा है, क्योंकि हम कहते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, देयरफॉर इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। ठीक, लेकिन अगर आप इसका जीडीपी में, जो आप पहले पढ़ चुके हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, तो अगर आप जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये 1951 के बाद लगातार गिर रहा है ना, नीचे ही जा रहा है। 2011-12 में एक गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से भारत के अंदर 52% जो काम करने वाले लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो कि लगभग हाफ से भी ज़्यादा परसेंट हो जाता है पॉपुलेशन का, है ना। तो 52% मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर पे डिपेंड करती है अपने सस्टेनेंस के लिए, मतलब ज़िंदा बचे रहने के लिए। The decline share of the agriculture in the GDP is the matter of serious concern, because any decline and stagnation in agriculture will lead to the decline in other sphere of the economy, having wider implication of society। तो आपको पता ही है कि आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। भला इसका रोल, इसका जो परसेंटेज जो है वो कम है और इकोनॉमी जो है वो सेकेंडरी और टेरिटरी से आप कवर कर सकते हैं, बट अगर प्राइमरी सेक्टर गिरेगा तो ये सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर भी गिरने लगेगा। तो ये जो डिक्लाइन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ये जो लगातार 51 के बाद जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो शेयर गिरता जा रहा है ना, ये एक बहुत सीरियस सोचने का मुद्दा है। क्यों? बिकॉज द डिक्लाइन इन द स्टैग्नेशन, या तो वहीं पर रहना या उससे गिरना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये अदर स्फेयर को भी इफेक्ट करेगा, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो चाहे वो टेरिटरी सेक्टर हो, है ना। एग्रीकल्चर गिरेगा तो भाई इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो मार्केट कैसे चलेगी, मार्केट में क्या करेंगे लोग, किस लिए काम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर एक बहुत सीरियस इशू है जिस पे सोचना पड़ेगा। तो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंक्रीटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, है ना। तो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत के अंदर एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस देखते हुए भारत की जो सरकार है उस समय से, आज़ादी के बाद से, उसने एग्रीकल्चर को हमेशा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है। मॉडर्न एग्रीकल्चर आपने पढ़ा है ना, तो एग्रीकल्चर को हमेशा मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म याद कर लेंगे फिर से। इसको बनाया गया था एग्रीकल्चर पे रिसर्च करने के लिए, चाहे वो सीड हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, किसी भी तरीके की एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसमें अंदर क्या क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी, वेटनरी सर्विसेज मतलब पशु चिकित्सा के लिए सर्विसेज पे काम हुआ, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स जहाँ पे जानवरों को पाला जाता था और उनको ब्रीड किया जाता था, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती थी। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी मतलब वही अंतरिक्ष विज्ञान, है ना, वेदर फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें देखिए एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग मानसून पे, वेदर पे, इन सब पे वर्क नहीं करेंगे, वर गिवन प्रायोरिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सीधी सी बात है, इनको एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए ये सारे काम। तो व्हाट इज़ ICAR and what is ICAR and why was it established? क्वेश्चन लिख लेंगे, what is ICAR and why was it established? Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the same। दूसरा काम क्या करा उन्होंने, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। भाई गांव में कंडीशंस अलग हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो है ना।
सीधी सी बात है, अगर हमको एग्रीकल्चर को प्रिजर्व करना है या एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो हमको किसानों को, गाँव को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा जिसमें रोड्स है, कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी या फार्मिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, है ना, मॉडर्न फार्मिंग है, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक, अब आता है आपका फिगर 4.1, मैंने पहले ही बताया। फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, इट इज़ नॉट जनरेटिंग efficient or sufficient employment opportunities in the country. From the table 4.1 it is clear that through the GDP growth rate is increasing over the year, है ना। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, आप देखेंगे 6.6, 7.2, 7.6, है ना। तो जीडीपी का जो बढ़ रहा है उसका तो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री, बट लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है बट लोगों को उस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। द ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर हैज़ बिन डेसिलेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। एग्रीकल्चर का भी जो ग्रोथ रेट है वो डेसिलेट कर रहा है, आप देखेंगे 4.2, -0.2, 1.1। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग का जो फिर से 2013 के बाद से या आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ये भी एक सीरियस इशू है ना। टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो भारतीय किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली बात तो उनको इंटरनेशनल कंपटीशन मिल गया। इंटरनेशनल कंपटीशन मतलब कि अब बाहर से चीज़ें आने लगी हैं जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत कम होता जा रहा है। तो सीधी सी बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो इन्वेस्टमेंट है, भाई गवर्नमेंट क्या देख रही है, सर्विस सेक्टर ज़्यादा दे रही है, इस पर इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री ज़्यादा दे रही है, इस पर इन्वेस्ट करो, और एग्रीकल्चर तो इतना कम दे रही है तो इस पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। तो इसकी वजह से सर्विस ये आपका जो प्राइमरी सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। सब्सिडीज ऑन द फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सब्सिडीज़ मतलब होता है फाइनेंशियल एड, पैसों से आर्थिक मदद जो होती है। तो सब्सिडीज ऑन द फर्टिलाइजर इज डिक्रीज्ड लीडिंग द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मोरओवर रिडक्शन, तो सब्सिडी को घटाया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो सरकार पहले फर्टिलाइजर्स पे आर्थिक मदद दिया करती थी वो घटा रही है। तो वो किसका लग रहा है, किसान का लग रहा है। जब वो किसान का लग रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जा रही है। भाई जो पैसा मैं लगा रहा हूँ अगर सरकार मुझको मदद करती तो मेरा कम लगता, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाता। बट क्या हो रहा है कि सरकार अपना जो मदद है वो कम करती जा रही है जिसकी वजह से जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। मोर ओवर रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द एग्रीकल्चर products have proved detrimental to agriculture in the country। तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट मतलब होता है बाहर से अंदर आना। तो जो भी एग्रीकल्चर भारत के अंदर आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है जिसकी वजह से बाहर का सामान अब इंडिया के अंदर ज़्यादा यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर का, और जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो हम भारत के एग्रीकल्चर को तो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, किसको बढ़ावा दे रहे हैं, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर को। किसानों को जो मदद पहले दे रहे थे उल्टा वो सब्सिडीज़ कम करते जा रहे हैं और भारत के अंदर बाहर का सामान लाता जा रहा है। भाई सीधी सीधी बात है कि अगर आप इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे तो हम लोग बाहर का ही खरीदने लगेंगे, वो हमसे यहाँ से सस्ता बेचने लगेंगे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होगा। और अगर हम ऐसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर जाएंगे किसी कंट्री के ऊपर तो वो कंट्री हमको उस तरीके से किसी भी मतलब चीज़ के ऊपर हम किसी पे डिपेंड कर जाएंगे तो वो हमको रन करने लगेगा। तो हमारे लिए एसेंशियल है कि हम भला एग्रीकल्चर हमको उतना जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, बट हमारे लिए कि ये सीरियस अलार्मिंग इशू है और हमको इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बजाय इस पे इन्वेस्टमेंट घटाने के हमको एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री के ऊपर ही डिपेंड करें एग्रीकल्चर को लेके। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब जाहिर सी बात है जिस आदमी को घाटा ही होता जाएगा, फार्मर्स को जब नुकसान ही होता जाएगा तो वो अपना इन्वेस्टमेंट इससे हटाएगा और वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेगा। तो आप देखें ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो दूसरे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हैं और फार्मिंग को ख़त्म करते जा रहे हैं या बंद करते जा रहे हैं। तो एक ये सीरियस चैलेंज है। इसकी वजह से अगर फार्मिंग इंडिया के अंदर ख़त्म हो गई और हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गए किसी के ऊपर तो फिर बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये टॉपिक क्या बता रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन है और इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे बाकी सेक्टर्स भी इसी पे ही इफ़ेक्ट करते हैं या इसी पे ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। अब आपको जो टॉपिक है वो आपका है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। चलिए, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।